खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला ने आज अपने जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन यूटी के लोगों को दोस्ती का पैगाम दिया। एनसी और पीडीपी लीडरशिप को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि कश्मीरियों को साल 2024 तक वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमित शाह के मुताबिक मुफाद परस्त और अमन मुखालिफिन को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होगा तो नौजवान सड़क पर आ जाएंगे। पड़ोसी मुल्क से मुज़ाकरात के फारूक अब्दुल्ला के मशवरे को अमित शाह ने सरेआम मुस्तरद करते हुए कहा कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से बात करना चाहेंगे। अमित शाह ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अपने खिताब के दौरान रिवायती कश्मीरी फिरन पहन रखा था। इस जलसे से खिताब में अमित शाह ने मजीद कहा कि दफ़ा 370 को हटाने के बाद कर्फ्यू नाफिज करके इंटरनेट इसीलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि हुकूमत नौजवानों की जिंदगियां बचाना चाहती थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपने खात्मे की दहलीज पर पहुंच चुकी है और गन्स की जगह पर पिन देने की काविशें समरावर साबित हो रही हैं। एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने भी इस रैली से खिताब किया। इस मौके पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। साथ ही मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इस्तिफादा कुनंदगान में असनाद दिए गए। 2019 को हमने एक फैसला किया था, वो फैसले के बाद पहली बार आया हूं और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठिए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर देखते 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 देश का सबसे विकसित सूबा बनने वाला है। मित्रों, सबसे विकसित सूबा बनने वाला है। मैं आज आप लोगों को कहने आया हूं, मोदी जी यहां पर विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या घाटी का युवा, कश्मीर का युवा मोदी जी के इस काम में साथ देने के लिए तैयार है? भाई मुझे बताओ, आप लोग मोदी जी के साथ जुड़कर विकास करने के लिए तैयार हो? पीछे से आवाज नहीं था, जोर से बोलो, तैयार हो? हम युवाओं को गुमराह नहीं होने देंगे, तैयार हो? उनके हाथ में पत्थर नहीं रहने देंगे, तैयार हो? मित्रों, यही जज्बा जम्मू कश्मीर का विकास करेगा। ना कोई सरकार कर सकती है, ना गवर्नर साहब कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। जम्मू कश्मीर का विकास, घाटी का विकास मेरी घाटी की आवाम और घाटी का युवा ही कर सकता है। उधर श्रीनगर में रैली के दौरान पोडियम से बुलेट प्रूफ शील्ड हटाया गया। अमित शाह की हिदायत पर बुलेट प्रूफ शील्ड हटा दिया गया। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि आपके साथ दिल खोल कर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है और ना ही सिक्योरिटी की जरूरत। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है,
बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। इसके आईसीसी प्रोग्राम के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने शुरका से मुलाकात की। अमित शाह ने लोगों से हाथ मिलाया और उन्हें मरकजी हुकूमत की मदद का यकीन दिलाया। इस दौरान प्रोग्राम में शामिल लोगों ने मिले जुले रद्दमल का इजहार किया। किसी ने खुशी का इजहार किया तो किसी ने पंचायत राज निज़ाम को पूरी तरह नाफिज करने का मुतालबा किया। बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज हमारा यहाँ पर आया। 70 साल से किसी ने नहीं पूछा इस कश्मीर का, मगर आज हमारा होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आया तो हम बहुत खुशकिस्मत है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जो इसने यहाँ पर आज वादे किए तो मुझे लगता है वो पूरे हो जाएंगे, 100% पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि आने वाले जो वक्त आने वाला है 2022 2023 तक जो भी वक्त आने वाला है वो हमारे लिए बेटर आएगा। और जब हमारे 70 साल हमने देखा, 70 साल हमने कुछ नहीं देखा, इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। और मुझे ये प्राउड हो रहा है कि होम मिनिस्टर से हमको मिलने नहीं देते। आज होम मिनिस्टर साहब खुद स्टेज से आए और नीचे लोगों के सामने आए और हमसे हैंडशेक किया। हमको इससे मतलब खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। आभारी हैं हम उनके, वो जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन जो पंचायत राज के हवाले से उन्होंने वादे दिए हैं हमें, वो तो कागजों में जरूर हैं, लेकिन यहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम, ऐसा अभी दिखने को नहीं मिलता है। क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे तई जो है अभी नफरत की निगाहों से देखती है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। विंटर सीजन आने वाला है, अभी हमारे प्रपोजल जो है काम के, जिससे हमारे लोगों के दिल जुड़ जाते हैं देश के साथ और स्टेट के साथ, वो प्रपोजल अभी पूरे होते हैं। विंटर सीजन आ रहा है और ये पैसा खाली वापस जाएगा। हम उस चीज से निराश हैं। चाहिए तो उनको ये था कि जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट लेवल की, यूटी लेवल की, उनको कस के काम कराए ताकि यहाँ के लोगों के दिल जो है वो जीत पाए। लोगों ने 2016-17 में नरेगा के तहत काम किया था, उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। लेकिन उसके दौरान मुझे उनसे एलजी साहब से बात करनी थी, लेकिन बात करने का आगे मौका नहीं आया। बहुत सारे गरीब लोग उसमें फंसे जिन्होंने 16-17 में काम करके, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। लेकिन मैंने इस वक्त सोचा था मैं अपनी क्लेम अंदर एलजी साहब के सामने डालूं, लेकिन अंदर जाने का मौका नहीं दिया। अगर हम देखेंगे जमीनी सतह पे जो यहाँ पर वादे किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पे वो पूरे नहीं होते। अभी अमित शाह जी ने ये बोला कि हमने जो PMAY के तहत जो हम केस दे रहे हैं, जो जिनके पास मकान नहीं है, मगर अगर अब देखा जाएगा कि हर एक हलके में 2-2 केस दिए, जहां पर नीड थी कम से कम 18-20 केसों की, और इन्होंने कहा कि 2022 तक ये खत्म होगा। मेरे ख्याल से अगर ऐसा चलेगा तो कम से कम 10 साल लग जाएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह आप देख रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पे जमा है, उनके साथ सीधे मिल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो सीधे लोगों से और खास तौर पे नौजवानों से संवाद करना चाहते हैं, उनसे सीधे तौर मिलना चाहते हैं, उनके साथ सीधे तौर बात करना चाहते हैं। और जो ताकतें बीच में आना चाहती हैं, तरक्की के रास्ते में हायल होना चाहती हैं, उनको सीधे तौर पे धमकी मिली है कि उनको हटा लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग अपनी दरख्वास्तें लेकर, अपनी रिप्रेजेंटेशंस लेके उनसे बात करना चाहते हैं, उनको अपने मसाइल से आगाह करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि मरकजी सरकार लोगों के साथ, कश्मीरी अवाम के साथ सीधे तौर पे जुड़ने के मूड में है और इसमें किसी और को, किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह एक पैगाम देना चाहते हैं, लोगों से मिलकर, हाथ मिलाकर, उनकी बातें सुनकर एक जज्बाती ताल्लुक बनाने की कोशिश की जा रही है। मैसेज सीधा है कि कश्मीर के अवाम से सीधे तौर जुड़ेंगे, बात करेंगे, जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे और किसी और को इसमें हायल होने की जरूरत नहीं है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं अमित शाह ने खीर भवानी मंदिर के दर्शन भी किए। मरकजी वजीर दाखिला ने इस सिलसिले में जिला गांधरबल का दौरा किया। यहाँ इन्होंने माता विद्या देवी के मंदिर में पूजा की। ये मंदिर माता खीर भवानी के नाम से मकबूल है। तुलमुला गांव में पानी के एक चश्मे के बीचों बीच ये मंदिर वाक़ है। बजरिए हेलीकॉप्टर अमित शाह यहाँ पहुंचे थे और अपने काफिले के हमरा तुलमुला का रुख किया। अमित शाह के इस दौरे के लिए पूरे रूट पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। LG मनोज सिन्हा, गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर के अलावा SSP और जिला इंतजामिया के दिगर अफसरान अमित शाह के हमरा मौजूद रहे। मंदिर में मजहबी रसूम की अंजामदही के बाद अमित शाह ने यहाँ अपने आमद के तासुरात रजिस्टर में दर्ज किए और यहाँ से वो सीधे वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो गए।
अमित शाह ने आज शाम इस फेस्टिवल का मुशाहिदा किया। डल झील के किनारे SKICC के इस टूरिज्म फेस्टिवल का अमित शाह ने मुजाहरा देखा। अमित शाह ने रोशनियों से मुनव्वर की गई एक खुसूसी किस्म की कश्ती में सवारी की। इस दौरान इन्होंने सयाहती शोबे से जुड़े हुए अहम लोगों से बातचीत की। बाद में यहाँ एक म्यूजिकल शो का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा और दीगर शख्सियात अमित शाह के हमरा मौजूद रहीं। जम्मू कश्मीर की तहजीब से रोशनास करवाने के लिए श्रीनगर में डल झील पर एक आइकॉनिक वीक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। जम्मू कश्मीर की सूफी रिवायात और इल्म अदब से लोगों को वाकिफ कराना इसका मकसद है। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से यहाँ के फ़न के अलावा फनकारों की सलाहियतों को पेश किया जा रहा है। सूबे में अलग अलग तहजीबों का इम्तिजाज पहली बार पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। इसीलिए डल झील में ये सबसे बड़ा मेला लगाया गया है। झील में कश्ती और हाउस बोट्स पर मुख्तलिफ दिलकश झांकियाँ पेश की जा रही हैं। पूरी झील को रोशनियों से मुनव्वर करके सजाया गया है। जम्मू कश्मीर की असली रूह का जश्न मनाने के मकसद से ये फेस्टिवल रखा गया है। 29 अक्टूबर तक इस तरह के प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के इश्तराक से जम्मू कश्मीर हुकूमत की इस अनोखी पहल की खूब सताइश की जा रही है। ये इवेंट जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने किया, बहुत बेहतरीन है और साल में हमने ऐसा इवेंट हाउस बोट्स के बारे में नहीं देखा। मैं इनको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे इवेंट फॉर हाउस बोट्स एंड फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। हाउस बोट कम्युनिटी के बहुत सारे बंदे आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये फेस्टिवल बार बार हो, क्योंकि हाउस बोट कम्युनिटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा फेस्टिवल होने वाला है। तो ये अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ जो हाउस बोटों की खस्ता हाली है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। मेरे जो है आर्टिस्ट हैं बाहर से भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं भी बजा रहा हूँ, तो मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगता है खासतौर पर इस तरीके के फंक्शंस तो हमें काफ़ी करने चाहिए। हमारे जो कल्चरल टूरिज्म है ये उसका एक हिस्सा है और कश्मीर में बहुत उसका एक स्कोप अभी भी है जो ओपन है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। NC के सदर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अब कभी खत्म नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला मंडी कस्बे में पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। इन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि क्या 370 और 35A का कत्ल करने के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत ने जम्मू कश्मीर वालों के साथ बेईमानी की है और उसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। फारूक अब्दुल्ला के 3 रोज़ा पुंछ दौरे का आज दूसरा दिन है। सारे वतन में यहाँ जी आतंकवाद शुरू हुआ। अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, कहा क्या? कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म हो गया, वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूँ बिल्कुल मुश्किल है। ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि आपने जो बेईमानी हमसे की है, उस बेईमानी का खामियाजा अब आप भुगत रहे हैं। यहां कभी अमन नहीं आएगा जब तक यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे, तब तक अमन नहीं आएगा। वहीं NC सदर ने इस दौरान पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े होंगे जो पार्टी के लिए ईमानदार हैं। जम्मू में पार्टी कारकुनान की सूरत-ए-हाल पर इन्होंने अपने अंदाज में तबसरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने ईमान मजबूत बनाने पर जोर दिया। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के NC छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार इस तरह के तासुरात जाहिर किए हैं। पहली चीज मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा वो है कि अपना ईमान मजबूत कीजिए। हमारी ईमान में कमी है। हम लोग ये भी नहीं हमें पता हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। दिन को हमारे साथ, रात को उनके साथ। यही हमारी मुश्किल है। जिसने सारी कुर्बानी दी वो पीछे होगा और जो नए भगोड़े हैं वो जनाब हमारे पुराने जमाने में नाबुद नट्टू आता था, वो अब केक लेके आए।
कि जरा हम जबरदस्त नेशनली थे आपके साथ। अल्लाह करे कि हम इन बेईमानों को पीछे रखें। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी जीएन लोन हांजुरा ने अमित शाह के खानदानी हुक्मरानी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ऐसे बयान से गुरेज का उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला को मशवरा दिया और कहा कि उन लोगों के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें जो आप ही की तरह आवाम के नुमाइंदे हैं। हांजुरा श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन लाने के लिए उनसे बातचीत क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि ये राग अलापना की डायनास्टी रूल चल रहा है, ये किसी हद तक भी ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर बना, जो भी यहाँ एमएलए बना, जो भी यहाँ पार्लियामेंट मेंबर बना, उसको लोगों ने चुना है, बाज़ाब्ता तौर चुना है, और उसका ये इलेक्शन का प्रोसेस जो होता है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। अगर ये कहते हैं फैमिली रूल है, डायनास्टी रूल है, तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी ये उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फिर इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसी बातें करना ज़ेबा नहीं देता है। जो प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का या जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता। उन्होंने कहा है एक फंक्शन में, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में बात नहीं करेंगे। अगर बात करनी हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ करेंगे। तो उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब को कि अगर आपको कोई हर्ज नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने में, तो बात करने में क्या हर्ज है। अगर हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, कोई भी लीडर कहता है जम्मू कश्मीर का कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहे, और उसमें एक जवाज़ियत ये भी है कि हालात तभी यहाँ ठीक हो सकते हैं जब पाकिस्तान के साथ बात की जाए, जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात की जाए। तो उनको क्या हर्ज है इसमें, और वो क्यों जो भी यहाँ लीडर बयान देता है कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, उसको कहते हैं ये एंटी नेशनल है। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर नेशनलिस्ट जो हैं वो सिर्फ बीजेपी वाले हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आज हालिया हलाकतों पर अपने तासुरात जाहिर किए। उन्होंने कहा कि मंशियात के आदि कुछ मिलिटेंटों ने कश्मीर में अफरा तफरी और खौफ का माहौल पैदा किया है। वादी में शोबे तालीम और मईशत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये कार्रवाइयाँ की गई। सबसे पहला खतरा जब यहाँ पे सिस्टम अच्छा होने लगता है और पीस प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, एक आम जनता एक आम जिंदगी जीने की राह के ऊपर चलती है, उसको आदत हो जाती है। आपने देखा है आदत हो गई थी लोगों को। जब ये आदत होने लगती है तो सबसे बड़ा खतरा उसी को होता है जिसके पैसा, जिसका एक वो नेक्सस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का मज़ा चल रहा था, वो खतरे में पड़ जाता है। तो कोई नहीं चाहता कि कश्मीर की जनता जो है एक आम जिंदगी जीने लगे। टूरिज़्म कितना बढ़िया होने लगा, लोगों के एजुकेशन, सबसे अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ, डेवलपमेंट की पूरे एक्टिविटी चली रही हैं। तो एक यहाँ पर पिस्टल बॉर्न यूथ, जिसने किसी ने ड्रग लिया हुआ है, किसी ने कुछ पैसे के उसके चक्कर में ये पूरी उन्होंने कार्रवाई करी। और उस कार्रवाई करने से क्या होता है कि सिक्योरिटी जब ख़राब होती है तो सबके लिए सिक्योरिटी ख़राब होती है। नुकसान किसका होगा? किसी नॉन लोकल को गोली मारी आपने, प्रिंसिपल को क्यों गोली मारी गई, एक महिला को क्यों गोली मारी गई, एक टीचर को क्यों गोली मारी गई। वही हिसाब है कि सबसे पहले हिट करो एजुकेशन के ऊपर, सबसे पहले हिट करो लोगों को डिस्कम्फर्ट ले आओ। क्योंकि नॉन लोकल जो यहाँ पे आके काम कर रहा था, वो क्या काम कर रहा था? वो तो यहाँ पे कश्मीरी जनता के साथ में सेब या फार्मिंग या जो नॉर्मल स्टिक हॉकी का काम कर रहा था। कोई फेयर का तो मामला था नहीं, कोई टेररिस्ट और टेररिज्म वालों के बरखिलाफ था नहीं वो, मगर एक फेयर का माहौल पैदा करना उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उन्होंने करा है। और थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो आप देख ही रहे हैं लोगों को होगी, मगर हम यही यकीन करेंगे कि एक आम जनता को कम से कम इस चीज़ के अंदर तकलीफ हो, मगर सपोर्ट तो दोनों का चाहिए। शोपियां में पेस्टिसाइड्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बेवक्त बर्फबारी और बारिश से तबाही और किसानों को हुए नुकसान का मसला उठाया। तंजीम के सदर शब्बीर अहमद पीर का कहना है कि फसलों और मेवा बागात को हुए नुकसान की वाजपेयी 2000 रुपये अदा
करके नहीं की जा सकती, यानी उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। किसी सूरत फसलों के इंश्योरेंस का देरीना मुतालबा मान लेने पर उन्होंने जोर दिया। किसानों के कर्जों पर सूद भी माफ करने की मांग रखी गई। 12 बार हमने इनसे कह दिया कि जो केसी इनके नाम है, अब अगर केसी माफ न करोगे लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो जरा खुदा वास्ते माफ कर लीजिए, क्योंकि 2-3 साल हो गए। शोपियान पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, बेवक्त बर्फबारी हुई है, उस वक्त भी बहुत नुकसान हुआ। आज के डेट में जबकि उम्मीद थी क्वालिटी फ्रूट बनाने में, हमने एक कलीदी रोल अदा किया, हम क्वालिटी फ्रूट देने में कामयाब हुए हैं और हमारा फ्रूट आज जब मंडी में जाता था 1000-1100 रुपये पर पेटी के हिसाब से हम बेचते थे, स्टोर में भर लेते। उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में जब हम ये फ्रूट निकालेंगे तो उस वक्त भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जो कुछ होता है वो वही जानता है, जो अल्लाह करता है वही। जिला राजौरी के नौशहरा सब डिवीजन के जंगल इलाके में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा था, जिसके नतीजे में 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में दाखिल कराया गया। 3 मुसाफिरों की हालत नाजुक थी और इन्हें बेहतर इलाज के लिए GMC राजौरी रेफर कर दिया गया है। हादसे का शिकार मिनी बस नौशहरा से झंगीत जा रही थी। जैसे ही उसने टर्न किया तो वहाँ ऊपर से एक सिलेंडर गिरा। सिलेंडर गिरते ही बस उसने गाड़ी का पलटा लग गया। मैक्सिमम लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं इसमें, जिसमें से 2 लोगों को GMC राजौरी रेफ़र किया गया, जो बुजुर्ग थे जिनको गहरी चोटें आई हैं। बाकी जो जिन लोगों का फर्स्ट एड हुआ, काफ़ी सारे लोगों को लगी हैं, काफ़ी चोटें आई हैं और उसका ट्रीटमेंट जो है वो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इशारा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गिरते पत्थरों की वजह से जहां शाहरा का मुतासिर होना मामूल बना हुआ है, वहीं गिरते पत्थरों की जद में मुसाफिर गाड़ियों के आने से शाहरा का इस्तेमाल करने वाले गोया अपनी जान हथेली पर लेकर सफ़र करते हैं। आज दोपहर अनंतनाग से जम्मू की तरफ जाने वाली एक कार खूनी नाला पुल के नज़दीक पस्तियों की जद में आ गई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून और एक 18 महीने का बच्चा भी शामिल है। फौज, पुलिस, CRPF और मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को तबाह हुई कार से निकालकर रामसू के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल बानेहाल और वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। आगे बढ़ेंगे। 20वें जूनियर इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप में जम्मू की 2 लड़कियों ने अपना हुनर दिखाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। 5 दिनों तक जारी रहे मुकाबलों में 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आर्मी स्कूल के बॉयज़ भी खेल मुकाबलों में शामिल रहे, लेकिन 2 कश्मीरी लड़कियों ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस हुसूलियाबी के दौरान सादिक तारिक और अंसा चश्ती को कई मुश्किलों का सामना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टीम से हम खेल रहे हैं, तो उतना टाइम हुआ है अभी, और मैंने इससे पहले भी काफ़ी नेशनल्स खेले हुए हैं। अभी जैसे आपका गोल्ड आया है, हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि हमारे वहाँ जब नेशनल आने वाला होता है तो तब वहाँ पे कैंप लगता है, वहाँ पे तो मेहनत की और मेहनत का रंग है। मैं 2nd टाइम गोल्ड मैंने किया है। इससे पहले जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, उसमें मेरा मेडल नहीं था क्योंकि तब मैं नई प्लेयर थी। उसके बाद परसों हरियाणा में हुआ था, तब भी मेरा गोल्ड था और इस बारी भी मेरा गोल्ड है। अब देखते हैं क्या कोचेस बोलेंगे, वो भी हमें पूरा नहीं पता, बट होप्स हो कि हमें आगे बढ़े। तो प्रैक्टिस आप यहीं जारी रखेंगे कि वापस कश्मीर ही वापस जाएंगे, क्योंकि हमारे कोचेस तो वही हैं, तो मैं उनसे ही प्रेफर करूँगी अपनी कोचिंग। लड़कियों दोनों का गोल्ड आया, तो आगे क्या है इनकी तैयारी और आगे क्या देखें? आगे अब ये सर इंडिया कैंप ट्रायल के लिए जाएंगे। अभी उन्होंने ट्रायल दी थी, 2-4 लड़कियां थी हमारी, काइफा शाह है, सादिया तारिक है, आयरा अंसा है, मतलब इन्होंने अभी इंडिया ट्रायल एशियन गेम्स, यूथ एशियन गेम्स की ट्रायल दी है, तो अभी उसका इंडिया कैंप लग जाएगा। तो इंडिया कैंप के बाद हम उनको फिर यूथ एशियन गेम्स के लिए जाना है चाइना के लिए, उसके लिए तैयारी करेंगे। बारामूला डंगरपुरा में आज सफाई मुहिम चलाई गई। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहां एक नज़्म किया था। फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स, मास्टर्स, असातिज़ा के अलावा फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स इस मुहिम में शामिल रहे। मस्जिदों और इमाम बारगाहों के अहातों और आसपास के इलाकों में सफाई के काम अंजाम दिए गए। BMO डंगरपुरा भी इस अहम मुहिम में शामिल रहे।
उधर श्रीनगर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पारिमपुरा से 5 चोरों पर मुश्तमिल एक गैंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। 1 महीने से चोरों की टोली इलाके में सरगर्म थी। गिरफ्तार किए जा चुके चोरों ने बडगाम में रेलवे का सामान चोरी किया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बताया कि मुसद्दिका इतला मिलने पर 2 चोरों को पकड़ा गया था और जब जांच पड़ताल की गई तो जानकारी की बुनियाद पर मजीद 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि हमारे रेलवे मटेरियल को जो है कुछ अपराधियों द्वारा चोरी करके ले जाया जा रहा है। कबाड़िए से रेलवे मटेरियल बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच आंकी गई है। इस बाबत जो है और भी जांच हमारी जारी है। इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोयल शिकारगाह तराल में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में एक बेवा रफीका बानो का रिहायशी मकान नजर आतिश हो गया। मकान में मौजूद तमाम सामान खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों ने फायर सर्विस स्टेशन पर इल्ज़ाम लगाया कि आग लगने के वक्त उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। एडीसी तराल शब्बीर अहमद रैना ने वहाँ जाकर नुकसान का जायज़ा लिया और उन्हें रेड क्रॉस फंड से 10,000 रुपये देकर उन्हें NDRF के जरिए मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मकामी लोगों ने इस गरीब कुंबे को मदद फराहम करने की लोगों से अपील की है। का भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं निकला। जैसे आप देख सकते हैं इस मकान में अब हम गांव वाले यहाँ पे कुछ शार्ट बना रहे हैं बेचारों के लिए। ये बहुत ही गरीब है, इनका बाप नहीं है, ये 5 भाई है, मतलब छोटे छोटे, और इनमें से 1-2 तो ज़्यादा ही छोटे हैं। इनका जो बड़ा बेटा है वो बेचारा 17-18 साल का है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प करें। केस हमने बनाया है एंड ये केस आज ही मैं खुद इंशाल्लाह DC साहब के पास ले जाऊंगा एंड कोशिश ये रहेगी कि कल तक ही इसकी हमें अप्रूवल लेगी एंड 3-4 दिन के अंदर ही इसको SDRF के तहत कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा इंशाल्लाह इसको हमारी तरफ से मुआवजा मिलेगा। एंड सेकेंडली मैंने अपने रेड क्रॉस में से 10,000 रुपये भी उनको दे दिए हैं एंड कोशिश ये रहे कि और भी अगर जो हम कर सकते हैं किसी कई तरीक़ों से, ताकि कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इसको हम कम टाइम में एक अपना मकान, शानदार मकान बनना चाहिए। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में रिलायंस जियो ने अपनी खदमात शुरू कर दी हैं। अब बख्तूर इलाके में भी जियो की सर्विस शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि कुछ अरसे कबल रिलायंस जियो ने बख्तूर ब्लॉक के कुंजलवन इलाके में भी 4G इंटरनेट व मोबाइल खदमात शुरू की थी, जबकि गुरेज के साथ साथ जियो ने तुलैल में भी मोबाइल नेटवर्क कायम किया है। बख्तूर में जियो टावर का इफ्तिताह गुरेज के DDC मेंबर तस्लीमा बेगम ने किया। इस मौके पर मकामी लोगों का कहना था कि सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू ही पूरे गुरेज खित्ते के छोटे बड़े मसाइल को उजागर करता है और ये कि रिलायंस जियो की जानिब से गुरेज, तुलैल और बख्तूर ब्लॉक में अपना नेटवर्क कायम करने पर वो रिलायंस जियो के मशहूर हैं, क्योंकि इस सरहदी खित्ते में नेटवर्क कायम होने की वजह से उनके बच्चों की ऑनलाइन तालीम यकीनी बन जाएगी। न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन दूर दराज इलाकों को भी हमेशा से कवर किया है। यहाँ पर आज तक किसी भी चैनल ने कवर नहीं किया, लेकिन न्यूज़ 18 ने यहाँ के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और रिलायंस जियो का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज बख्तौर इलाके में 4G सर्विस शुरू कर दी। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे हर मसाइल हुक्म बाला तक हमेशा पहुँचाए, जिससे हमारे छोटे बड़े मसाइल हल हो गए। और आज मैं रिलायंस जियो का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें 4G नेट यहाँ पे चालू हुआ हमारे बख्तौर में और हमारा टावर भी मिला, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज के बाद नेट से तालीम हासिल करेंगे और तालीम से फैज़याब हो जाएंगे। न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे छोटे बड़े मसाइल को आला हुकूम पहुँचाया। और आज हम जियो रिलायंस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें 4G इंटरनेट सर्विस दे दी और जिससे हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन शहर के बड़शा नगर में आवारा कुत्तों ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। बड़शा नगर का शुमार शहर के पॉश इलाकों में होता है, ताहम यहाँ के मकीन रात के औकात यहाँ तक कि सुबह सवेरे भी अपने घरों से निकलने के लिए घबराते हैं। मकामी अफराद ने SMC ओहदेदारों से इस मसले को हल करने की अपील की है। कई बार SMC एहलकारों को या SMC कमिश्नर साहब को बताया था कि भाई आप इनमें थोड़ा बहुत दिलचस्पी लीजिए, आप कहीं यहाँ पर भी विजिट कीजिए। ये नहीं कि जो हमारे जो मेयर साहब है, जुनेद साहब है, वो बुलंद बांग दावे करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने के। स्मार्ट सिटी बनाइए आप, कोई हमें हर्ज उसमें नहीं, हम आपके साथ है। लेकिन मसला ये है कि जो आप यहाँ के घरों से जो कूड़ा करकट निकालते हैं वो आप बाहर रखते हैं सड़कों पे, वहाँ पे कुत्ते आते हैं और उसकी वजह से जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका घर से निकलना दोबर हो जाता है। नमाज के लिए नहीं कर सकते हैं वो। शाम को डर रहता है कि भाई कहीं कुत्ता ना काट बैठे। तो हम आपसे फिर से मुअद्दबाना अपील करते हैं कमिश्नर साहब, आप जस्ट यू वंस विजिट हियर बड़शा नगर, आप देखिए। जिला बडगाम के गगरपुरा नारबल में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क की हुई मरम्मत कोई नहीं हुई है और लोगों ने बताया कि BDO ऑफिस के दफ्तर पर आज तक कई मरतबा दस्तक दी जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई सूदबंद कार्रवाई नहीं हुई। उधर गुज़िश्ता कुछ रोज से बारिश के बाद अब यहाँ लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार हो चुका है। सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने की मकामी मकीनों ने गुजारिश की है। उधर BDO नारबल से पूछा गया तो उन्होंने इस सड़क से पानी की निकासी और दरकार मरम्मत कराने का यकीन दिलाया। से ये इसी खस्ता हाली की सूरत में है। हमने 2-3 बार हम ब्लॉक BDO साहब जो हमारे यहाँ पे है उनके पास गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई वहाँ से सॉलिड रिस्पांस नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वी हैव बीन नेग्लेक्टेड बाय द कंसर्न ऑफिसर्स सिंस लॉन्ग, दैट्स व्हाई द कंडीशन ऑफ दिस रोड इज वेरी बैड। नॉर्मल टांगमर्ग रोड से 0 डिस्टेंस पे है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट 15 फीट है। तो ये जो रोड है इस पे इतना पानी आ गया है कि हमें लगता है कि सैलाब आया है। हम क्या चाहते हैं, इसको फिल कीजिए, थोड़ा सा हमें ये राहत मिलेगी कि हम रोड पे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।